आप सभी लोगों का मैं अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। NCERT में विधायिका के चैप्टर को आज आपके सामने पेश किया जाएगा। तो विधायिका को समझने से पहले हम थोड़ा सा उसका देख लेते हैं, क्योंकि लोगों ने पढ़ा हुआ होता है जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं। तो लक्ष्मीकांत की जो पॉलिटी की बुक है वो लोग पढ़ चुके होते हैं। तो ऐसे में उनको कुछ नएपन का एहसास होना चाहिए। ज़रूरी है कि जिन लोगों ने पढ़ लिया है तो वो अगर दोबारा वीडियो देखें तो उनको कुछ मिले यहाँ पर। तो कोशिश की जाएगी, जो विश्लेषण का अंदाज़ होता है वही हमें कुछ देने का काम करता है। तो देखिए, मानी सी बात है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, संघीय व्यवस्था है। तो ये व्यवस्था अचानक ऐसे स्थापित नहीं हो गई है। पूरे विश्व के संदर्भ में अगर देखें तो जो भी शासन प्रणाली मिलती है, चाहे वो अध्यक्षात्मक शासन हो, चाहे वो संसदीय शासन हो या अर्ध अध्यक्षात्मक शासन हो, तो वो सारे शासन के स्वरूप कैसे विकसित हुए, समय के साथ डेवलप हुए हैं। तो ऐसे में भारत के अंदर भी संसदीय व्यवस्था विकसित हुई। तो भारत ने अपनी संस्कृति, अपने इतिहास को देखते हुए भारत के लोगों ने, जिन लोगों ने संविधान बनाया, तो यानी संविधान निर्माताओं ने भारत के इतिहास को समझा। तो उसी आधार पर मानी बात है, क्योंकि भारत का संविधान जो है वो भारत के इतिहास का एक तरह से प्रतिबिंबित रूप है ये। तो किसी भी देश की अपनी एक संस्कृति होती है, इतिहास होता है, उसको देख के ही संविधान बनता है। तभी लोग जो है वो कानूनों का पालन करते हैं। तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि पहले यानी प्राचीन काल में लोगों के पास क्या क्या अधिकार थे। तो जब प्रकृति में लोग रहते हैं, यानी आदिम कालीन समाज के बारे में सोचें तो जो प्राकृतिक स्वतंत्रता लोगों को मिली होती है, चाहे वो बोलने की स्वतंत्रता हो, आने जाने की स्वतंत्रता हो, उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं था पहले। क्योंकि जब प्राकृतिक रूप से रह रहे हैं तो जो चाहेंगे वो करेंगे। तो उसमें ना तो कोई राज्य है और ना ही कोई नियम कानून है। तो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से लोग काम करते थे। लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था में क्या होता है, कहीं ना कहीं शक्ति का रूप देखने को मिलता है। यानी जिसके पास शक्ति होगी, जो शक्तिशाली होगा, वही नियंत्रित कर लेगा। तो ऐसे में बेहतर ये था कि एक ऐसी संस्था को जन्म दिया जाए जो लोगों के अधिकारों की रक्षा भी करे और फिर लोगों का अपना उसके ज़रिए विकास भी हो सके। तो बाद में लोगों ने अपने प्राकृतिक अधिकारों को छोड़ा, क्योंकि जो भी समझौता होगा, नागरिक समाज जब बनेगा तो मानी सी बात है कि नागरिक समाज बनाने के लिए अपने अधिकारों का त्याग करना पड़ेगा। तो अधिकारों का त्याग करके ही नागरिक समाज की स्थापना हुई। और फिर उसके प्रतिफल में जब नागरिक समाज बना तो मानी सी बात है फिर राज्य का अस्तित्व जो है स्थापित हुआ। अब जब राज्य का अस्तित्व स्थापित हुआ तो वो किस लिए हुआ था? इसीलिए हुआ था कि वो राज्य शासन करे और हमको सुरक्षा प्रदान करे, सारी सुविधाएं उपलब्ध कराए ताकि लोगों का विकास हो सके। और उसके बदले में लोगों ने अपने प्राकृतिक अधिकारों को छोड़ दिया। यानी ये मानने पर तैयार हो गए कि जो राज्य बनाएगा, जिस तरह से शासन चलेगा, हम उसी हिसाब से नियमों के तहत जो है वो खुद को नियंत्रित करेंगे अपने जीवन को, और फिर समाज के अंदर अपने व्यक्तित्व का विकास करेंगे। तो ऐसे में सामाजिक समझौते के तहत जो है वो राज्य का अस्तित्व स्थापित हुआ। लोगों ने आपस में समझौता किया, फिर राज्य की सत्ता स्थापित हो गई। तो मानी सी बात है कि जब राज्य अस्तित्व में आया तो किस लिए अस्तित्व में आया था? ताकि वो शासन करेगा। तो सीधी सी बात है कि अब हम ये देखेंगे, शासन के बारे में देखेंगे हम कि राज्य शासन करेगा। तो शासन किस आधार पर करेगा, कौन सी प्रणाली होगी? तो विश्व में फिर 3 प्रकार की शासन प्रणाली देखने को मिलती है। संसदीय शासन प्रणाली, सेमी प्रेसिडेंशियल है, अर्ध अध्यक्षात्मक है, और प्रेसिडेंशियल है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, जो कि अमेरिका में लागू है। तो ऐसे में भारत के अंदर जो है वो संसदीय शासन प्रणाली जो है वो लागू की गई। तो ये राज्य जब आया तो शासन करेगा। तो शासन का स्वरूप भारत में कौन सा हुआ? संसदीय हुआ। अब जब संसदीय शासन प्रणाली भारत में लागू हुई तो मानी इस बात है कि फिर एक संसद की हमको स्थापना करनी पड़ेगी। तो ऐसे में लोकसभा और राज्यसभा इसके रूप में जो है 2 प्रकार के सदन स्थापित हुए संसद के तहत। और संसद जो है वो कानून बनाने का स्थान है, यही जो है सरकार को नियंत्रित करेगी। तो हमने देख लिया कि समाज ने आपस में, समाज के लोगों ने समझौता करके नागरिक समाज को बनाने के लिए राज्य को स्थापित किया और फिर राज्य को शासन का अधिकार दिया। तो शासन प्रणाली का जन्म हुआ और भारत में संसदीय शासन प्रणाली लागू हुई। लेकिन भारत का इतिहास, क्योंकि भारत में अलग अलग राज्य भी रहे हैं, तो ऐसे में राज्यों को भी अधिकार देना ज़रूरी था। तो इसलिए भारत में संघीय व्यवस्था जो है वो लागू की गई। संसदीय शासन प्रणाली है, लेकिन स्वरूप उसका पद्धति क्या है, वो संघीय है। अब संघीय शासन प्रणाली को भी समझना पड़ेगा। संसदीय में तो हमने समझ लिया कि एक संसद होगी जो कि कानून बनाएगी, पूरे भारत में लागू होगा। लेकिन संघीय व्यवस्था भारत में जो कनाडा में चल रही थी उसको भारत में अपनाया गया संविधान में। तो फिर ऐसा क्यों किया गया? इसलिए कि भारत के अंदर राज्यों का अस्तित्व रहा है प्राचीन काल से। राज्य किसी के अधीन, केंद्र के अधीन जल्दी रहते नहीं थे। कहीं ना कहीं बगावत देखने को मिलती थी। अगर केंद्र की शक्ति कमज़ोर हो रही है तो फिर राज्यों का अपना अस्तित्व स्थापित हो जाता था।
तो एक लंबे समय का इतिहास था। तो इसको नियंत्रित करने के लिए ज़रूरी था कि राज्यों को अगर अधिकार दे दिया जाए, उनको भी शासन में भागीदारी दे दी जाए, तो जो विद्रोह करने की प्रवृत्ति होती है ये रुक जाएगी, अपना क्षेत्रीय विकास भी वो कर सकेंगे। तो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व देने के लिए ज़रूरी था कि जो प्रवृत्ति शुरू से चली आ रही तो उस पर लगाम लगाई जाए। तो इसलिए संघीय शासन व्यवस्था अपनाई गई, जिसमें राज्य को ये बात सही है कि वो अलग होने का अधिकार नहीं है। राज्यों को अपना कुछ ना कुछ, तुम्हारी बात अगर उनको स्वतंत्रता दी जा रही तो कुछ ना कोई अधिकार भी उनसे छीना जाएगा। अब अगर संसद चाहे तो किसी राज्य का 2 टुकड़ा भी कर सकती है, यानी एक ही राज्य से 2 राज्य स्थापित कर सकती है, उसका नाम बदल सकती है, उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है, ये सारी चीज़ें। लेकिन ये सब चीज़ें हर समय नहीं होती हैं, किसी विशेष परिस्थितियों में इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है, जब किसी राज्य को जो है विभाजित कर दिया जाए, 2 राज्य बना दिए जाएं, वो भी लोगों की मांग के हिसाब से ही होता है। तो हमने देख लिया कि राज्य को स्थापित किया गया, फिर शासन प्रणाली में संसदीय शासन व्यवस्था और स्वरूप के अंदर उसकी पद्धति जो है वो संघीय रखी गई। अब जब संघीय रखी जाएगी तो मानी इस बात है कि एक भारत सरकार, इन 2 प्रकार की सरकारें स्थापित हो जाएंगी, एक भारत सरकार होगी और एक राज्यों की सरकार हो जाएगी। और जब 2 प्रकार की सरकारें होंगी तो उनको शासन करने के लिए विषय देना पड़ेगा, सीधी सी बात है, तो विषय की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो एक तो संघीय विषय हो जाएंगे, एक राज्य सूची के विषय हो जाएंगे। फिर एक ऐसी व्यवस्था भी है जिसमें राज्य और संघ दोनों की सरकारें कानून बना सकती हैं, तो संवर्ती सूची भी होगी, विषय देना पड़ेगा तभी तो शासन करेंगे। तो ये भी हमने देख लिया। इस तरीके से 2 प्रकार की सरकारें स्थापित होगी, एक संघीय सरकार यानी भारत सरकार जो कानून बनाएगी पूरे भारत में लागू होगा, और कानून कहाँ बनाएगी, संसद में बनाएगी। और राज्यों की सरकारें हैं तो मुख्यमंत्रियों के द्वारा इनका शासन होता है, भारत सरकार में प्रधानमंत्री होते हैं, राज्यों के जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं, राज्य के जो प्रमुख होते हैं औपचारिक रूप से वो राज्यपाल होते हैं, भारत के अंदर भारत सरकार के जो प्रमुख हैं औपचारिक रूप से वो राष्ट्रपति हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि इधर राष्ट्रपति की व्यवस्था पूरे भारत के संदर्भ में है, राज्यों में राज्यपाल की व्यवस्था है, और फिर इधर पूरे भारत के अंदर प्रधानमंत्री हैं, और हर राज्यों के अंदर अलग अलग मुख्यमंत्री हैं। तो मानी सी बात है कि जब राज्य की स्थापना की जाएगी तो सत्ता किसी न किसी के हाथ में तो रहेगी, कोई ना कोई तो शासन करेगा। तो लेकिन अकेला शासन नहीं, बल्कि मंत्रिपरिषद की स्थापना होती है। उस मंत्रिपरिषद के प्रधान मुख्यमंत्री होते हैं, और वहाँ जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है उसके प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो संसदीय शासन व्यवस्था है उसके अंतर्गत जो है वो सामूहिक शासन होता है, यानी मंत्रिपरिषद के अधीन होकर के ही शासन किया जाता है, किसी अकेले इंसान के हाथ में शासन नहीं दिया जाता है। और ऐसा संभव भी नहीं है कि कोई एक इंसान पूरा शासन संभाल सके। तो इस तरह से भारत के अंदर जो संसदीय शासन प्रणाली है उसमें एक मंत्रिपरिषद होती है। अब जब मंत्रिपरिषद होगी तो उसके अंदर मंत्रियों के वर्ग होंगे, एक केंद्रीय मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, उप मंत्री हैं, इस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलती है। तो हमने ये देख लिया कि भारत सरकार और राज्य सरकार की स्थापना की गई, और मानी सी बात है कि दोनों जगह पर कानून बनाने का काम होगा, सरकार की उत्पत्ति भी यहीं से होगी। तो ऐसे में संसद जो है वो यहाँ कानून बनता है, और विधानसभा जो है राज्यों में, तो विधानसभा की व्यवस्था है, वहाँ से कानून बनते हैं। अब संसद के अंदर भी 2 सदनों की व्यवस्था है, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है, यानी भारत में द्विसदनीय शासन व्यवस्था लागू है केंद्र के स्तर पर भी, और राज्यों के स्तर पर भी कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ द्विसदनात्मक व्यवस्था है, यानी 2 सदन है, विधान परिषद भी है, विधानसभा भी है, और कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ सिर्फ विधानसभा है। तो ये हमने देख लिया कि कानून बनाने की जगह है ये संसद में, यहाँ कानून बनेगा। सरकार की उत्पत्ति उद्भव भी संसद से ही होगा, यानी लोकसभा से ही सरकार का निर्माण होगा। तो सीधी सी बात है कि जब संसद की स्थापना होगी और यहाँ विधानसभा की स्थापना होगी तो फिर शासन कौन करेगा, सरकार शासन करेगी। तो सरकार की उत्पत्ति कहाँ से होगी, तो केंद्रीय स्तर पर संसद से होगी, और राज्यों के स्तर पर विधानसभा से होगी। तो कैसे होगी, मानी बात, उसके लिए फिर चुनाव की पद्धति आएगी, चुनाव करना पड़ेगा। 5 साल में चुनाव होता है भारत में। जब चुनाव होगा तो फिर एक निश्चित सीट लानी पड़ेगी। संसद के अंदर देखें तो 543 अगर हम माने लोकसभा की सदस्य संख्या, क्योंकि सरकार का गठन सिर्फ लोकसभा से ही होगा, राज्यसभा से, यानी इसकी जो सरकार की उत्पत्ति तो लोकसभा से ही होगी। लेकिन मंत्रिपरिषद के गठन में हम राज्यों से भी, राज्यसभा से भी मंत्री बना सकते हैं, प्रधानमंत्री भी बना सकते हैं। लेकिन जब सरकार के गठन की बात होगी, यानी सरकार की उत्पत्ति की बात होगी, तो उसके लिए बहुमत लाना पड़ेगा, और बहुमत का आंकड़ा है 272। अगर हम 543 लेते हैं तो 272 का जो है आंकड़ा आ जाएगा, यानी 272 का आंकड़ा लाना पड़ेगा, तब जाकर के लोकसभा के अंदर कोई पार्टी अगर 272 का आंकड़ा लाती है 543 में से, तो फिर क्या होगा कि सरकार जो है स्थापित होगी। और अगर 545 मान ले से 273 का लाना पड़ेगा, यानी आधे से एक अधिक होना चाहिए। तो इस तरह से हमने देखा
कि किस तरीके से व्यवस्था स्थापित की गई, क्योंकि कहीं से जब हम शुरुआत कर देते हैं तो उसके बाद फिर क्रमबद्धता देखने को मिलती है, सारी चीज़ें उसी क्रम से विकसित होती हैं। तो यही बताने का है कि इस तरह से अध्ययन करना चाहिए कि सारी चीज़ें हमें अपने आप एक सीक्वेंस में जो है नज़र आनी चाहिए, और यही विश्लेषण का अंदाज़, पढ़ने का अंदाज़ होता है कि हमें जो है वो क्रमबद्धता के संदर्भ में चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए। तो मानी सी बात है कि जब सरकार दो प्रकार की होंगी, एक संघीय सरकार होगी, एक राज्यों की सरकार होगी, तो उस सरकार की उत्पत्ति कैसे होगी? तो उत्पत्ति तो संसद से होगी केंद्रीय स्तर पर, और राज्यों के स्तर पर विधानसभा से होगी। तो अब विधानसभा तो कैसे होगी? तो इसके लिए चुनाव करना पड़ेगा। अब जब चुनाव होगा तो संसद में कितनी सीटें हैं? मानी बात है संसद के 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा। तो यहाँ पर वर्तमान में अभी 543 हैं, लोकसभा के अंदर 543 हैं सांसद जो हैं, और राज्यसभा के अंदर 250 हैं। अब चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा, इसमें जो सदस्य होते हैं वो जो उनको सांसद कहा जाता है, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा। लोकसभा के जो सांसद होते हैं वो सीधे जनता के द्वारा निर्वाचित होकर के आते हैं, 5 साल में चुनाव होता है तो सीधे जनता के द्वारा निर्वाचित होकर आते हैं। जबकि राज्यसभा क्योंकि संसद का एक अंग है, तो ऐसे में राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में होता है, और भारत में बहुत सारे राज्य हैं, तो राज्यों के प्रतिनिधित्व के लिए एक व्यवस्था राज्यसभा के रूप में की गई, ताकि एक लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाए और क्षेत्रीयता जो होती है उसका भी प्रतिनिधित्व संघीय स्तर पर हो सके। तो ऐसे में यहाँ 250 की संख्या है, यानी ये 250 संख्या है और ये 543 है। तो मानी सी बात है कि लोकसभा की सदस्य संख्या ज़्यादा है। अब सवाल ये होता है कि जो सांसद आते हैं लोकसभा से, 5 साल में चुनाव होता है, तो किस आधार पर चुनाव होगा? तो ऐसे में पूरे भारत को जो है वो समान रूप से, जैसे मान लीजिए भारत है ये, तो भारत को जो है वो समान जनसंख्या वाले क्षेत्रों में विभाजित करना पड़ेगा। यानी एक ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि ऐसे क्षेत्रों के आधार पर निर्वाचन का ऐसे मतलब स्वरूप निर्धारित करना पड़ेगा पूरे भारत का कि हर क्षेत्र के अंदर समान जनसंख्या आ जाए, और फिर वहाँ से एक एक सांसद का निर्वाचन हो सके। तो इस तरह से भारत को जनसंख्या के आधार पर समान निर्वाचन क्षेत्रों में जो है वो निर्धारित किया गया है, विभाजित किया गया है। तो हर क्षेत्र के अंदर एक प्रकार की जनसंख्या होगी, वहाँ से एक एक सांसद आ जाएंगे, और फिर उस क्षेत्र के विकास का दायित्व सांसद के अधीन होगा, जो भी अधिकार होंगे। तो हमने ये देख लिया कि एक निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण किया जाता है जनसंख्या के आधार पर। तो भारत में 543 जो हैं वो सांसद अभी लोकसभा से निर्वाचित होकर के जनता के द्वारा आते हैं। 543 में से मानी बात है कि पार्टियां चुनाव में खड़ी होती हैं, तो उसमें जो पार्टी जीत करके 272 का आंकड़ा जो है ले आती है, यानी 272 का आंकड़ा अगर ले आए तो वो पार्टी जो है बहुमत में आएगी, और वो उसको सरकार बनाने का अधिकार होगा। अब वो सरकार जब बनाएगी तो सरकार में मंत्रिपरिषद का मानी बात है गठन करना पड़ेगा, क्योंकि वो सामूहिक शासन है। अब मंत्रिपरिषद का गठन होगा तो मंत्रिपरिषद के लिए आज़ादी है कि राज्यसभा से भी मंत्री बनाए जा सकते हैं, प्रधानमंत्री को भी राज्यसभा से बनाया जा सकता है, ये आज़ादी है। लेकिन सरकार की अगर उत्पत्ति की बात करें तो वो सिर्फ लोकसभा से होगी, इसलिए जो मंत्रिपरिषद गठित होगी तो उसमें राज्यसभा के भी सदस्य हो सकते हैं। लेकिन मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, क्योंकि उसका जन्म तो लोकसभा से ही हो रहा है। तो ये हमने एक व्यवस्था के तहत देख लिया कि लोकसभा में जब तक कि बहुमत सरकार के पास रहेगा तब तक सरकार 5 साल तक चल सकती है। अगर बहुमत नहीं होगा तो मानी सी बात है कि सरकार गिर जाएगी। तो 5 साल की जो व्यवस्था है वो सिर्फ बहुमत के आधार पर रही है, लेकिन 5 साल तक सरकार रहती है जब तक बहुमत रहता है। फिर अगर मान लीजिए गठबंधन की सरकार है, ऐसा हो सकता है किसी पार्टी को जो एक साथ पूरा बहुमत ना मिला हुआ हो, 272 का आंकड़ा ना साबित किया हो, जैसे कि वर्तमान में बीजेपी की सरकार है जो कि पूरा मतलब 240 ही पद मतलब पोस्ट मतलब जो है निर्वाचन क्षेत्रों में विजय हासिल हो पाई है। तो ऐसे में दूसरे दलों से जो है वो गठबंधन करना पड़ा है। तो गठबंधन की जब सरकार होती है तो उसमें क्या होता है कि ऐसा हो सकता है कोई गठबंधन का कोई भी दल जो है वो अलग हो जाए। तो ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से जो है वो विपक्षी दलों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही लाया जाता है और सरकार गिर सकती है अगर वो अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है। तो ये हमने देख लिया कि एक मंत्रिपरिषद की गठन मतलब किया जाता है केंद्रीय स्तर पर भारत सरकार के अधीन, और फिर मंत्रिपरिषद के अधीन केंद्रीय मंत्री होते हैं जिनको विभाग दिया जाता है, और बहुत सारे विभाग होते हैं और उन विभागों के अंदर अपने अपने संघीय स्तर के कर्मचारी होते हैं, IAS ऑफिसर होते हैं और बहुत सारे अधिकारी होते हैं, और उनके ज़रिए कार्यपालिका गठित हो जाती है जिसमें नौकरशाही भी होती है और मंत्री भी होते हैं। हर विभाग के जो मंत्री होते हैं वो केंद्रीय स्तर पर उस विभाग की जिम्मेदारी उठाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि भारत संदर्भ विदेश मंत्रालय, तो विदेश मंत्री हैं तो वो उनके अधीन जितने भी विदेश मंत्रालय के अधिकारी होंगे वो विदेश मंत्री के अधीन होंगे। तो विदेश मंत्रालय जो है विदेश मंत्री के अधीन जो है संचालित होगा। इस तरीके से भारत में बहुत सारे विभाग हैं, उसके केंद्रीय मंत्री होते हैं, उनके अधीन पूरी कार्यपालिका जो है संचालित होती है, नीतियों का निर्माण किया जाएगा। अब जो भी मंत्रालय होंगे मानी बात है उनसे संबंधित जो भी कानून नियम बनाए जाने हैं संसद में ही बनाया जाएगा। तो फिर जिस मंत्रालय से संबंधित वो विषय होगा तो मंत्रिपरिषद के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा जब उस पर निर्णय लिया जाएगा
तब फिर उस विधेयक को बनाने का काम वही मंत्रालय करेगा, क्योंकि उसी मंत्रालय के पास अपना इतिहास होता है, योजनाओं का हर प्रकार का अनुभव होता है। तो वही मंत्रालय जो है वो फिर वो कानून उस पर बनाएगा और ड्राफ्ट तैयार करेगा। उसके बाद फिर उसको संसद में पारित किया जाएगा, दोनों सदनों से, लोकसभा से राज्यसभा पास होगा, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होगा और उसके बाद जब वो भारत के पूरे भारत में वो कानून लागू हो जाएगा। तो ये हमने एक व्यवस्था जो आपके सामने थी, इसे मैंने जो है आपके सामने पेश किया है। अब हम आएंगे इसके मतलब आगे चलेंगे कि मानी सी बात है कि दो प्रकार के सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो इनके अधिकार भी मानी सी बात है कि अलग अलग होंगे। जैसे कि धन विधेयक होता है तो वो सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, क्योंकि संसद का काम क्या है, संसद का काम ये है कि वो कार्यपालिका पर नियंत्रण लगाने का काम करती है, सरकार पर नियंत्रण होता है। सरकार को संसद के दोनों सदनों में जवाब देना पड़ता है अपने वित्तीय खर्चों को, क्योंकि बजट के माध्यम से पैसा देने का काम संसद के द्वारा ही किया जाता है। तो अपनी आय और व्यय इन दोनों का विवरण सरकार को संसद में रखना पड़ता है। यानी जो कार्यपालिका होती है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। और अस्तित्व के मामले में देख लें अगर, तो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो संसद जो है नियंत्रण लगाने का काम करती है सरकार पर। सरकार से सवाल पूछे जाते हैं विपक्षी दलों के द्वारा, प्रश्नकाल, शून्यकाल, ये सारी व्यवस्थाएं इसीलिए की गई हैं। आधे घंटे की चर्चा है, स्थगन प्रस्ताव है, ये सब इसीलिए ताकि सरकार को जो है वो जनता के प्रति उत्तरदायी बनाए रखा जाए। तो संसदीय व्यवस्था में ये दिखाई पड़ता है कि सरकार जो है वो संसद के अंदर उत्तरदायी होती है, बहसें होती हैं, सरकार पर दबाव आता है। किसी भी मान लीजिए कोई विधेयक लाया जा रहा है, उस पर विपक्षी दल अगर आरोप लगाते हैं, विधेयक के संदर्भ में कोई त्रुटियों का उद्घाटन करते हैं, तो सरकार फिर पीछे होती है, उसमें संशोधन करती है। तो इस तरह से संसदीय प्रक्रिया में पक्ष और विपक्ष की स्थिति देखने को मिलती है। तो ये हमने देख लिया। यही व्यवस्था राज्यों के अंदर भी है कि राज्यों के अंदर जो विधानसभा है, तो विधानसभा के अंदर भी एक निश्चित आंकड़ा प्राप्त करना पड़ता है, बहुमत हासिल करना पड़ता है। हर राज्य के संदर्भ में उसकी जनसंख्या अलग अलग है, तो विधानसभा की सदस्य संख्या भी मानी बात है अलग अलग होगी। उत्तर प्रदेश की संख्या बड़ी है तो यहाँ पे विधानसभा की संख्या भी अलग होगी। अब गोवा जो है छोटा सा राज्य है तो उसकी विधानसभा की संख्या अलग होगी। तो कहने का अर्थ ये है कि भारत में आबादी के हिसाब से चीज़ों को निश्चित किया गया। अब जैसे लोकसभा है तो लोकसभा में भारत के अंदर जो है वो सबको, यानी भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं उनको समान प्रतिनिधित्व तो लोकसभा में नहीं दिया गया है, बल्कि जनसंख्या के आधार पर दिया गया है। यानी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज़्यादा है तो उसके ज़्यादा जो है 80 सांसद जो हैं वो लोकसभा से निर्वाचित होकर के जाते हैं। तो मानी सी बात है कि बड़ा आंकड़ा है। उसी तरीके से महाराष्ट्र है, बड़े बड़े राज्य हैं, तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश है, तो बड़े बड़े राज्यों का प्रतिनिधित्व ज़्यादा रहता है। तो समान प्रतिनिधित्व जो है वो नहीं दिया गया है कि जैसे अमेरिका में व्यवस्था है कि वहाँ से राज्यों से राज्यसभा में मतलब 2 सदस्य जाते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि लोकसभा के अंदर जो सदस्यों की संख्या है वो राज्यों की जनसंख्या के हिसाब से निर्धारित की गई। छोटे राज्य हैं तो उनके कम सांसद लोकसभा में होंगे, बड़े राज्य हैं तो उनके ज़्यादा सांसद लोकसभा में होंगे। और यही व्यवस्था राज्यसभा में भी देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा सांसद राज्यसभा में जाते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज़्यादा है। तो अब सवाल पैदा हुआ कि इस प्रकार की असमानता क्यों है। लोकसभा हर राज्य से ही मान लीजिए समान अगर प्रतिनिधित्व दे दिया जाता राज्यसभा के अंदर या लोकसभा के अंदर तो क्या दिक्कत होती है। तो उसमें दिक्कत ये होती है कि जब हम समान प्रतिनिधित्व दे देंगे, कहने का अर्थ ये होगा, तो उसमें होता ये है कि फिर अगर राज्यों के अंदर समान प्रतिनिधित्व दे दिया जाएगा, मान लीजिए ये व्यवस्था स्थापित कर दी जाती है कि 250 हैं तो ये कह दिया था कि भाई हर राज्य से 2 ही सांसद राज्यसभा के अंदर जाएंगे और एक अनुपात निकाल करके लोकसभा में भी सीटों का ऐसे ही निर्धारित कर दिया जाता। तो समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। भारत में विषम प्रतिनिधित्व दिखाई पड़ता है। जनसंख्या जिस राज्य की जितनी होगी उसी हिसाब से राज्यसभा में भी संख्या मिलेगी, सीटें आवंटित होंगी और लोकसभा में भी होंगी। तो ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि अगर हम समान कर देते, इसमें लाभ भी था, ऐसा नहीं इसमें लाभ नहीं था। अगर समान प्रतिनिधित्व दिया जाता तो ऐसे में क्या है, जो बड़े राज्य हैं, मानी सी बात है कि जो बड़े राज्य हैं वहाँ से कोई पार्टी जीतेगी तभी वो बहुमत में स्थापित हो जाएगी। जैसे कि बीजेपी है और उसको जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें मिली थी, इस बार कम मिली हैं। लेकिन बड़े बड़े राज्यों में अगर कोई पार्टी अपने सांसदों को जिता लाती है और बहुमत स्थापित कर लेती है तो उसी के राज्यसभा में भी ज़्यादा होंगे क्योंकि वही पार्टी राज्यों में भी सत्ता में रहेगी। तो ऐसे में क्या होगा कि राज्यसभा के अंदर जो है वो कोई भी बिल आसानी से पास हो जाएगा। लेकिन अगर जनसंख्या यहाँ पर वितरण समान कर दिया जाए, हर राज्य से ही 2 प्रतिनिधि राज्यसभा में आ रहे हैं, तो क्या होगा कि सरकार तो यहाँ स्थापित होगी तो हो सकता है यहाँ संभावना ज़्यादा है कि उसका यहाँ बहुमत नहीं होगा। फिर जब बहुमत नहीं होगा तो सरकार अपने एजेंडे को लागू नहीं कर पाएगी। राज्यसभा जो है वो लोकसभा के काम में अड़ंगा डालेगी, इन्हें सरकार की गतिविधियों को, केंद्र की गतिविधियों को रोकने का प्रयास करेगी। और क्योंकि भारत में संघीय व्यवस्था है, केंद्र को ज़्यादा मजबूत बनाया गया है, तो इसीलिए जो है वो समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, बल्कि जो केंद्र सरकार होगी, मानी बात है कि उस बहुमत लेके आई है तो उसका राज्यसभा में भी ऐसी संभावना रहती है कि बहुमत रहता है तो आसानी के साथ सरकार
संघीय मामलों को नियंत्रित कर सकती है। तो केंद्र को मजबूत बनाने के लिए ये व्यवस्था की गई है कि जनसंख्या के आधार पर लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो ये हमने देख लिया है। जबकि अमेरिका के अंदर राज्यसभा के अंदर सदस्यों की संख्या जो है वो हर राज्य से 2 प्रतिनिधि जो हैं वो जाते हैं, चाहे वो राज्य कितना बड़ा हो चाहे छोटा हो। राज्यसभा के अंदर जो अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ पर जो है वो 2 ही सदस्य जाते हैं। तो ऐसे में जितने राज्य होंगे उसका आप दुगना कर दिए, उसकी सदस्य संख्या राज्यसभा की होगी। तो ये आपको बताया, भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। अब देख लेते हैं, हमने देख लिया कि मानी सी बात है कि संसद में जो 2 सदन, उनकी आवश्यकता क्यों पड़ गई। तो आवश्यकता इसीलिए पड़ी थी कि अगर लोकसभा से कोई विधेयक जल्दीबाजी में पास हो जाता है तो राज्यसभा उसको रिव्यू कर लेगी, देख लेगी, और अगर राज्यसभा से कोई विधेयक पहले शुरू होता है तो लोकसभा उसको देख लेगी। तो 2 बार विचार होगा विधेयक पे तो गलती होने की संभावना कम हो जाती है। और फिर राष्ट्रपति के पास भी शक्ति होती है, क्योंकि जब भारत में संसदीय व्यवस्था है तो संसद में राष्ट्रपति भी शामिल होता है। राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा से मिलकर ही संसद बनती है। तो ऐसे में 2 सदनों की व्यवस्था की गई है। और फिर हम ये देख लेते हैं कि विधेयक पे जो पुनर्विचार हो जाता है तो आगे चलते हैं, ये बात आपको बता दी गई है। अब आगे देखिए चलते हैं, संसद है। संसद में मानी बात है कि लोकसभा है, राज्यसभा है। तो अब ये बता ही दिया गया आपको कि जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि यहाँ सांसद होते हैं, यहाँ भी सांसद होते हैं। यहाँ 543 वर्तमान में हैं, ये 250 हैं। और सरकार का गठन लोकसभा से ही होता है। और लोकसभा से गठन जब होगा तो जो मंत्रिपरिषद बनेगी सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी भी होगी। और बहुमत जब तक रहेगा तब तक सरकार बनेगी है। और कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जो सिर्फ लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं, उनको राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं कर सके। धन विधेयक होते हैं तो वो लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं। इस तरह से राज्यसभा के देख लें तो राज्यसभा जो है वो सरकार को गिरा नहीं सकती है। अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में आता है, उसको राज्यसभा में लाया नहीं जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि अपनी अपनी शक्तियाँ होती हैं। लोकसभा की अपनी शक्ति है, राज्यसभा की अपनी शक्ति है। अब अगर सरकार जो है वो राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाना चाहती है अगर, तो ऐसे में फिर राज्यसभा अगर उसको अनुमति देगी तो फिर केंद्र सरकार जो है राज्य सूची के विषय पे भी कानून बना सकती है। लेकिन इसके लिए राज्यसभा की स्वीकृति अनिवार्य हो जाती है। तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लोकसभा का 5 वर्ष होता है। इसमें जो है वो 2 वर्ष के अंदर राज्यसभा में 1/3 सदस्य जो हैं वो पद से मुक्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। फिर निर्वाचन होता है उतने ही सदस्यों का। ये हर 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य राज्यसभा में जो होता है वो रिटायर हो जाते हैं और बाद में उतने ही उनका निर्वाचन हो जाता है। तो इसलिए 6 वर्ष है, यहाँ 5 वर्ष है। तो हमने लोकसभा का देख लिया कि समान जनसंख्या निर्वाचन क्षेत्र बांटा गया है। 1971 की जो जनगणना है उसी हिसाब से है। यानी भारत के अंदर जो राज्य हैं वो तो जो भी भारत का क्षेत्र है उसको इस तरह से विभाजित किया गया कि हर क्षेत्र में समान आबादी आ जाती है। और फिर जो है वहाँ से जो है वो लोकसभा के सांसद जो है वो जनता के द्वारा निर्वाचित होकर के लोकसभा में पहुँचते हैं। फिर देखिए आगे चलते हैं, हम संसद के कुछ कार्य भी देख लेते हैं। संसद के क्या कार्य हैं, जैसे कानून बनाना है, ये भी संसद का काम है, मानी सी बात है। कार्यपालिका पर यानी संसद के कार्य क्या है, कानून बनाना, क्योंकि संसद ही कानून बनाने की जगह है। सरकार संसद में ही कानून बनाएगी। कार्यपालिका पर नियंत्रण, संसद जो है कार्यपालिका पर यानी मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखती है, सारा ब्यौरा लेगी। बहस होती है, यहाँ पर वाद विवाद होता है। तो सबकी जगह कौन है, संसद ही है। जब वाद विवाद होता है तो जनता के पास भी बातें जाती हैं, तो सरकार पे दबाव होता है। अगर सरकार किसी ऐसे मामले पे विधेयक ला रही है जो कि विपक्षी दल उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो उस पर बहस होती है, जनता के बीच बात जाती है, दबाव पड़ता है, तो उसमें कहीं ना कहीं सरकार सुधार करती है। और जनता के प्रति ही मतलब उत्तरदायी बनाए रहने का काम है संसद का, कि कार्यपालिका को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाए रखा जाए। सरकार को धन देने का काम भी संसद के द्वारा ही किया जाता है। बजट जो है बनता है, सरकार को आय व्यय का पूरा विवरण जो है वो देना पड़ता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा सरकार के जो भी कार्यकलाप है उसकी जांच की जाती है, फिर वो विवरण रखा जाता है संसद में। लोक लेखा समिति जो होती है वो भी सरकार के वित्तीय मामलों पर अपनी निगाह रखती है। तो संसद का नियंत्रण सरकार पर पूरा बना रहता है, खर्च का पूरा ब्यौरा देना पड़ता है। अब तुलना कर लेते हैं, देखिए लोकसभा की, तो आपातकाल की घोषणा जो है लोकसभा में की जाती है, अविश्वास प्रस्ताव भी लोकसभा में ही लाया जाएगा, धन विधेयक भी लोकसभा में पहले पेश किया जाएगा। प्रश्न, मानी बात है कि लोकसभा के अंदर जो है वो प्रश्नकाल होता है, शून्यकाल होता है, तो इससे के माध्यम से भी कार्यपालिका पर दबाव रहता है। राज्यसभा में देख लें तो संशोधन प्रस्तुत कर सकती है, जो धन विधेयक होता है उसको राज्यसभा अस्वीकार नहीं कर सकती, बल्कि उसमें संशोधन प्रस्तुत कर सकती है। सरकार चाहे तो उस संशोधन को मान ले या ना माने, उसके ऊपर होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो संसदीय व्यवस्था है वो भारत के इतिहास को देखते हुए, उसकी संस्कृति को देखते हुए ही स्थापित की गई है। अब हम देखते हैं राज्यसभा में, देखें राज्यसभा जो है मानी सी बात है कि राज्यों का प्रतिनिधित्व करेगी। इससे वो क्षेत्रीय
क्षेत्रीयता जो होती है उसका प्रतिनिधित्व भी स्थापित हो जाता है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी जाती है, समूहों को भागीदारी हो जाएगी। जब जब राज्यसभा भी रहेगी तो उसमें भी तो प्रतिनिधि चुन करके आएंगे क्षेत्रों से, तो इस तरह से अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व हो जाता है। इसी तरीके से देखें कि राज्यों का जो हित अगर कहीं प्रभावित हो रहा है तो सीधी सी बात है कि मतलब संसद के दोनों सदन उसको स्वीकार करें। अगर कोई ऐसा विधेयक सरकार ला रही है जिससे राज्यों का हित प्रभावित हो रहा है तो फिर राज्यों से स्वीकृति ली जाती है, तो इससे भी आम सहमति जो है बनी रहती है, कोई विवाद देखने को नहीं मिलता है। इसी तरीके से देखें विधेयक है, जो विधेयक होता है मानी की बात, सरकार जब कानून बनाती है तो विधेयक लेकर के आती है, उसको विधेयक बोलते हैं। तो विधेयक का प्रारूप जो होता है, यानी विधेयक के बारे में कुछ भी जो भी उसका निर्माण किया जाएगा, कौन कौन सी बातें विधेयक में रहेंगी, तो उसका जो ढांचा है वो वही मंत्रालय बनाता है जिस मंत्रालय से संबंधित वो विधेयक होता है। मंत्रिमंडल जब स्वीकृति दे दी जाती है मंत्रिमंडल के द्वारा, तो फिर विधेयक जो है वो पेश किया जाता है, उस मंत्रिमंडल मतलब उस मंत्रालय के द्वारा विधेयक पूरा बनाया जाता है और फिर उसको संसद में रखा जाता है, पास कराया जाता है। इसी देखिए निजी विधेयक भी पेश कर सकते हैं, यानी जो विधेयक होते हैं तो एक सरकारी विधेयक होते हैं, एक निजी विधेयक होते हैं। जो सरकारी विधेयक होते हैं वो मंत्री के द्वारा पेश किए जाते हैं, और अगर किसी अन्य सदस्य के द्वारा, सांसद के द्वारा विधेयक पेश किया जाएगा तो इसको निजी विधेयक कहा जाता है। अभी देख लें, विधेयक पर अधिकतर विचार जो है संसदीय, सम्मानी सी बात है कि संसद के पास जो है वो काम बहुत ज़्यादा होते हैं, बिजी सत्र होता है, तो संसदीय समितियों की स्थापना की गई है, क्योंकि कुछ ऐसे मामले होते हैं जिस पर कि विचार करना पड़ता है। अलग अलग मंत्रालयों की माने अनुदान की मांगे होती हैं, धन मांगे जाते हैं, तो उसके लिए संसदीय समितियों की व्यवस्था की गई है ताकि बारीकी के साथ जो है वो सरकार की मांगों पर विचार किया जाए। और फिर संसदीय समितियों का जो है उसका जो मतलब उसकी जो शुरुआत है 1983 से, आप देखेंगे कि 20 संसदीय समितियां हैं, तो 1983 से उसकी शुरुआत हुई। वो इसलिए हुई थी कि संसद के पास इतना बिजी शेड्यूल होता है, समय नहीं हो पाता है कि विधेयक पर पर्याप्त विचार किया जाए, तो उसको संसदीय समितियों को भेज दिया जाता है और फिर वो अपने जो भी संस्तुति करती हैं वो सदन को बता देती हैं, तो उसी हिसाब से फिर आगे कार्य किया जाता है। तो ये भी हमने देख लिया। तो अब देखिए संसदीय नियंत्रण के साधन कौन कौन से होते हैं, किस माध्यम से संसद जो है वो सरकार पर नियंत्रण लगाती है। तो देखिए बहस होती है, चर्चा होती है, कानून मानी सी बात है कि बहस और चर्चा तो होगी ही, गर्मा गर्म जो है बहस होती है। वित्तीय नियंत्रण होता है, क्योंकि बजट जो है वो सरकार को दिया जाता है, जितना धन दिया जाएगा सरकार उतना ही खर्च करेगी। आय व्यय का विवरण सरकार को, संसद को देना पड़ता है। प्रश्नकाल में जो है मंत्रियों से सवाल पूछे जाते हैं, मंत्रियों को जवाब देना पड़ता है। शून्यकाल में भी जो है वो सवाल जवाब होते हैं, लेकिन इसमें ज़रूरी है कि मंत्री जो जवाब दें, लेकिन प्रश्नकाल में जवाब देना पड़ता है। आधे घंटे की चर्चा, तो ये सारे प्रक्रिया जो है इसके तहत जो है वो सरकार इन्वॉल्व होती है, अपने सारे ब्यूरो को रखती है, सवाल पूछा जाता है, दबाव आता है, सरकार को अपनी नीति पर विचार करना पड़ता है। तो हमने देख लिया कि संसदीय समितियां भी हैं, जो कि 1983 में स्थायी समितियों की प्रणाली विकसित की गई थी। 20 समितियां भी वर्तमान में हैं। दल बदल के अधीन भी जो व्यवस्था स्थापित की गई है कि अगर कोई सदस्य, मानी बात है पार्टियों के प्रतिनिधि ही संसद के अंदर होते हैं, तो अब पार्टी के जो अध्यक्ष होंगे उनके द्वारा निर्देश दिया गया कि कल आपको आकर के वोटिंग में भागीदारी करनी है। अगर वो नहीं आते हैं तो दल बदल माना जाएगा। इसी तरीके से अगर वो स्वेच्छा से त्यागपत्र देने की कोशिश करें तो भी दल बदल माना जाएगा। दल बदल का मतलब ये है कि इससे पार्टी टूटे नहीं, क्योंकि सरकार में जो पार्टी होती है वो पैसा दे करके या किसी तरीके से अनैतिक रूप से वो सांसदों को खरीदा भी जा सकता है। तो इन्हीं सारी गतिविधियों को रोकने के लिए दल बदल विधेयक जो है लाया गया था, दल बदल कानून बनाया गया है। तो दल बदल विधेयक निरोधक कानून जो है वो 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया था, उसके जरिए ये स्थापित किया गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कहीं से भी अगर कोई त्रुटि आ रही है, कोई व्यवस्था में कमी दिखाई पड़ रही है, तो उसको फिर दूर किया जाता है। वर्तमान में दल बदल का जो रूप है उसको दूसरे अंदाज से किसी तरीके से तोड़ा जा रहा है, तो नए नए लोग तरीके निकाल लेते हैं, फिर उसको रोकने के लिए कानून लाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, समय के साथ परिवर्तन होते रहते हैं, लोगों के पास अपना अपना तरीका होता है, उसका विकास होता रहता है, उसको नियंत्रित किया जाता है। तो ये आपके सामने मैंने एक तरीके से मतलब इस चीज़ को, मतलब जो भी आपकी विधायिका का जो संबंध था जो कि एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ था, इसे मैंने बताने की कोशिश की है। तो इससे किसी न किसी रूप में आपको मदद मिलेगी, तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।